हेलो स्टूडेंट्स, आज हम योजना मैगजीन का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हमारा कल हो चुका था। आज हम सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जिसका नाम है भारतीय लोकतंत्र, राजनीति और शासन, जिसको डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने लिखा है। स्टूडेंट्स, लोकतांत्रिक आदर्श लोगों के लिए लोगों द्वारा लोगों की सरकार के विशद विचार विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। उनमें राजनीतिक विशिष्टताएं शामिल हैं, जिन्हें लोकतांत्रिक सामाजिक जीवन के उद्देश्य के संदर्भ में मूलभूत रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने जीवन को संचालित करने वाले कारकों को तय करने में लोगों की भागीदारी, नेताओं की सार्वजनिक जवाबदेही और सत्ता का समान वितरण। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम वास्तव में इस पर गर्व महसूस करते हैं। अंग्रेजों की अधीनता से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए हमारे नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक संघर्ष, क्रांतिकारी गतिविधियां और अथक आंदोलन छेड़े। देशवासियों के बलिदान की बदौलत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। गहन चर्चा और बहस के बाद हमारे पूर्वजों और दिग्गज विद्वानों ने संघवाद के रूप और शैली में एक संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसमें केंद्र और प्रांतीय सरकारों का प्रावधान था। राज्य विधानसभाएं या संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाएं अनेक पेचीदगियों, बहुलतावादी विविधताओं, मतभेदों और टकरावों के बीच गहन विचार विमर्श के बाद हमने अंततः 26 नवंबर 1949 को भारत का एक संविधान अपनाया, जिसमें प्रस्तावना संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ सरकार के संघीय रूप का चयन किया गया था। इसकी प्रस्तावना में हमारा संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को समर्पित एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की आकांक्षा रखता है। लगभग इस 70 वर्षों में हम सफल चुनावों के संचालन, केंद्र और राज्यों में सरकारों के शांतिपूर्ण बदलाव के साक्षी हैं, और साथ ही देशवासी अभिव्यक्ति, गतिविधियों और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य से देशवासी कई बार व्यापक असमानताओं, अन्याय या भारतीय संविधान में आश्वासित सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति के ना होने का अनुभव करते हैं। निहित स्वार्थों के परोक्ष अभिप्रायों को पूरा करने के लिए इसके दुरुपयोग के कारण लोकतंत्र शब्द की मूल अवधारणा, जनधारणा और दर्शन की प्रतिष्ठा घटी है। शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र को एक विपक्ष और न्यायपूर्ण समाज के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिक से अधिक लोगों और विचारों की व्यापक प्रतिनिधित्व और समावेश देना चाहिए। लोकतंत्र की परिभाषा अब तक अधूरी है, जब तक इसे सामाजिक और व्यक्तिगत संदर्भों में परिभाषित नहीं किया जाता। फिर भी हमारे देश में हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि राजनेताओं और निर्वाचित व्यक्तियों के रवैये और व्यवहार तथा राजनीतिक दलों के कार्यों, उनके कामकाज के तरीके, संगठन और अभियानों के तरीके लोकतंत्र की अवधारणा और दर्शन को कमजोर करते हैं। हमने बाहुबल, धन शक्ति और व्यर्थ प्रचार की खबरों को उनके साधन और तरीकों के रूप में प्रचारित करते हुए देखा और अनुभव किया है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा बड़े पैमाने पर झूठे वादे भी उनके चुनावी रैलियों और घोषणा पत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान चुनावों के बाद भी अनावश्यक और अनुचित दल बदली की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है।
अनेक पेचीदगियों, बहुलतावादी विविधताओं, मतभेदों और टकरावों के बीच गहन विचार-विमर्श के बाद हमने अंततः 26 नवंबर 1949 को भारत का एक संविधान अपनाया, जिसमें प्रस्तावना संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ सरकार के संघीय रूप का चयन किया गया था। लोकतांत्रिक आदर्श लोगों के लिए लोगों द्वारा लोगों की सरकार के विशद विचार विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। उसमें राजनीतिक विशेषताएं शामिल हैं, जिन्हें लोकतांत्रिक सामाजिक जीवन के उद्देश्य के संदर्भ में मूलभूत रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जिसे जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने जीवन को संचालित करने वाले कारकों को तय करने में लोगों की भागीदारी, नेताओं की सार्वजनिक जवाबदेही और सत्ता का समान वितरण। इसलिए जब हम भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं, तो हमारा मतलब केवल यह नहीं है कि इसकी राजनीतिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं लोकतांत्रिक हैं, बल्कि यह भी है कि भारतीय समाज और प्रत्येक भारतीय नागरिक लोकतांत्रिक है, जो सामाजिक क्षेत्र और व्यक्तिगत व्यवहार में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है। लोकतांत्रिक शासन एक ऐसी स्थिति है जिसमें संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता और समानता के वादे को एक लोकतांत्रिक राजनीतिक ढांचे में अनुभव किया जाता है, जहां सरकार लोगों की पहचान, आकांक्षाओं और जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और जहां लोग सुरक्षित हैं और संतुष्ट महसूस करते हैं, तभी लोकतांत्रिक शासन के अर्थ को प्रतिष्ठा मिलेगी। आज भारत में हमारे लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती और खतरा सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार है। नियंत्रण जांच के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना के बावजूद भारतीय लोकतंत्र का सबसे गरिमापूर्ण प्रतीक अब कमजोर हो गया है। आज भारत में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार एक प्रमुख चिंता का विषय है। भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तीनों स्वरों, राजनीतिक, नौकरशाही और कॉरपोरेट क्षेत्र में मौजूद है। राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और उद्योगपतियों के बीच सांठ-गांठ को देखा जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण हुए हैं। भारत में व्यापक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार को शासन की गुणवत्ता में सुधार में एक बड़ी बाधा के रूप में माना जाता है। वास्तव में भ्रष्टाचार राजनीतिक अस्थिरता और संस्थागत क्षय का संकेत है, जो शासन की वैधता और उपयुक्तता को चुनौती देता है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के अलावा अपराधीकरण ने भी वर्तमान स्थिति में भारतीय चुनावी राजनीति की छवि को धूमिल किया है। स्पष्ट उदाहरण यह है कि राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ अनैतिक लाभ के लिए राजनीतिक शक्ति का उपयोग करना है। इसलिए राजनीति का अपराधीकरण लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका कोई स्थान नहीं है। यहाँ हमारे मतदाता, राजनीतिक दल और देश के किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था सभी इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। सार्वजनिक नीति निर्धारण और शासन पर प्रभाव डालने के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान राजनेताओं, जन प्रशासकों और व्यावसायिक घरानों के बीच सांठ-गांठ का होना काफी पीड़ादायक है। भारत में शासन का संकट बहुत बाद उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यह लोकतांत्रिक संस्थानों में विकार उत्पन्न होने और अयोग्य भ्रष्ट जन प्रशासकों और वोट के भूखे राजनेताओं के बीच एक सांठ-गांठ का परिणाम है। सुशासन की स्थापना संयोग से नहीं होती है। यह जिम्मेदार राजनीतिक नेतृत्व, प्रबुद्ध नीति निर्माण और एक पेशेवर नैतिकता के जज्बे वाली जन सेवा से जुड़ा हुआ है। सुशासन एक व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास है। स्टूडेंट्स, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अभी हम इसको यहीं तक रोकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, ये योजना मैगजीन का पार्ट सेकंड है। आज हमें डिस्कस करना है। तो आइए हम पार्ट सेकंड देखते हैं।
जो हमारा आधा रह गया था। तो फ्रेंड्स, आज हम इसका आगे का पढ़ेंगे और इसमें लिखा है भारत के संविधान में शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र को एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिक से अधिक लोगों और विचारों को व्यापक प्रतिनिधित्व और समावेश देना चाहिए। इस महत्वपूर्ण समय में हर क्षेत्र के से समर्पित और ईमानदार जन नेताओं के दल का होना अपरिहार्य है। इसे सुशासन के लिए पूर्व शर्त है। ऐसे सुशासन के लिए पूर्व शर्त है एक सशक्त नागरिक समाज जिसमें स्वतंत्र प्रेस और स्वतंत्र न्यायपालिका शामिल हो। नागरिकों द्वारा इसकी मांग की जानी चाहिए और इसे राष्ट्र राज्य द्वारा स्पष्ट और सचेत रूप से पोषित किया जाना चाहिए। सुशासन से संबंधित उपरोक्त बिंदुओं के अलावा भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा आज देश के विभिन्न समुदायों के बीच एकता का अभाव है। किसी एक समय काल में एकता या अनबन हमेशा एक मुद्दा रहा है। यह एक तथ्य है कि स्वतंत्रता पूर्व काल के दौरान भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों में काफी एकजुटता थी। यदि यथास्थिति को फिर से बनाए रखा जाता है तो यह भारतीय लोकतंत्र राजनीति और शासन के लिए सार्थक होगा। इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम भारतवासियों को वास्तविक लोकतंत्र राजनीति और सुशासन को देखने के लिए समर्पित, निस्वार्थ और ईमानदार शासकों प्रशासकों की आवश्यकता है। हमारे देश के सभी नागरिकों को सदैव स्मरण करना चाहिए कि भारत अनेकता में एकता का देश है। हम सभी को हमेशा लोकतंत्र राजनीति और शासन के आदर्श को मिलकर बनाए रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, आइए हम व्यापार की सुगमता की ओर एक नजर डालते हैं। उद्योग @75 जो कि सुरेश प्रभु जी ने लिखा है। तो इसमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने हाल के वर्षों में तेज परिवर्तन देखा है। हम दुनिया के सबसे नए लोकतंत्रों में से एक होने के बावजूद सर्वाधिक गति से विकसित हो रहे राष्ट्रों में शामिल हैं। भारत ने एक दशक के अंदर अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को दोगुना कर उसे लगभग 30 खरब डॉलर तक पहुंचा दिया है। मौजूदा समय में वह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आने वाले वर्षों में इसके 50 खरब यानी 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की संभावना है। भारत की अर्थव्यवस्था एशिया के प्रमुख आर्थिक इंजन के तौर पर विकसित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह भवन आत्मनिर्भर भारत के सृजन का गवाह होगा। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 2022 में है। हम उस वर्ष तक एक नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। श्री मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत शासन और परिवर्तन की एक ऐसी नई ऊंचाई को छू रहा है जिसे देश के समूचे इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद के सिद्धांत के साथ ही न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के मॉडल को अपनाते हुए कोविड-19 समेत विभिन्न चुनौतियों के बीच भारत का नई ऊंचाइयों की ओर नेतृत्व कर रहे हैं। भारत में औद्योगिक विकास आसान नहीं रहा है। यह बीते वर्षों में विकास के विभिन्न चरणों से गुजरा है। भारत में अंग्रेजी औपनिवेश शासन के आगमन के बाद भारतीय हस्तशिल्प उद्योग तबाह हो गया। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद मशीन से बने सामान भारतीय बाजारों में आ गए। ब्रिटिश नीति ने ब्रिटेन से तैयार सामान के आयात और भारत के कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहित किया। लेकिन आजादी के तुरंत बाद स्थितियों में बदलाव आना शुरू हो गया।
सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया। पहली योजना में निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया गया। महल महालनोबिस मॉडल पर तैयार दूसरी योजना में औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई। शुरुआती 3 योजनाओं ने भारत में पूंजीगत सामान उद्योग के निर्माण में मदद की, लेकिन इन तीनों योजनाओं में उपभोक्ता सामान उद्योग को नजरअंदाज किए जाने के कारण 1965 और 1980 के बीच औद्योगिक विकास में गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद 1980 और 1991 के बीच भारतीय उद्योगों की उत्पादकता में इजाफे तथा विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग और पूंजीगत सामान क्षेत्र में सुधार की बदौलत उद्योग इस गिरावट से उभर गए। वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के बाद अनेक सुधार किए गए, जिन्होंने भारतीय उद्योगों के भविष्य को संवारने में सहायता की। विश्व बैंक की व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 190 देशों के बीच 63वां रहा। उसने 2014 और 2019 के बीच इस रैंकिंग में 79 पायदानों की छलांग लगाई है। भारत का 2014 की इस रिपोर्ट में 142वां स्थान था। रैंकिंग के 10 मापदंडों में से कुछ में तो भारत ने जबरदस्त प्रगति की है। निर्माण के लिए अनुमति जारी करने में भारत की रैंकिंग 2014 में 184 से सुधर कर 2019 में 27वीं हो गई। इसी तरह बिजली प्राप्त करने में सुगमता के लिहाज से भारत 2014 में 137 से 2019 में 22वें स्थान पर पहुंच गया है। संवर्धन विभाग पहुंच गया है। सॉरी स्टूडेंट। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का अंतर्वाह अप्रैल 2014 और सितंबर 2019 के बीच 319 अरब डॉलर का रहा। यह पिछले 20 वर्षों में कुल एफडीआई अंतर्वाह का लगभग 50% है। वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक एफडीआई का अंतर्वाह 35.73 अरब डॉलर का रहा। यह किसी भी वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों के लिए रिकॉर्ड है। सरकार ने हाल ही में कोयला खनन और अनुबंध मैन्युफैक्चरिंग में बिना पूर्व मंजूरी के 100% एफडीआई की इजाजत दी है। इसी तरह रक्षा क्षेत्र में बिना पूर्व मंजूरी के 74% तक एफडीआई की इजाजत दी गई है। भारत में एफडीआई का अंतर्वाह 2022 के प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। इससे हमारी स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी, मजबूत होगी और रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। भारत में स्टार्टअप संस्कृति का जबरदस्त विकास हुआ है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी ने 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत दिसंबर 2020 तक 40,000 से ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता दी। हजारों नौजवान की आकांक्षा युवा उद्यमी बनने की है। स्टार्टअप इंडिया के जरिए बूट कैंप, हैकाथॉन और ऑनलाइन प्रतियोगिताओं समेत बड़ी संख्या में कार्यक्रम नियमित तौर पर आयोजित किए जा रहे हैं। अटल नवाचार मिशन जैसी सरकार की प्रमुख पहलकदमियां वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 2015 में 81वें से 2020 में 48वें तक पहुंचाने में मददगार साबित हुई है। इस पहल कदमी के जरिए समूचे देश में स्कूली शिक्षा के समय से ही नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए 600 से ज्यादा जिलों में लगभग 25 लाख छात्रों के वास्ते 4870 से अधिक क्रियाशील अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं का गठन किया गया है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग नीतिगत सलाह देकर देश के सामने मौजूद विकास की चुनौतियों से निपटने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। देश भर में 115 आकांक्षापूर्ण जिलों की पहचान की गई है। उनकी स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा बुनियादी अवसंरचना के 5 क्षेत्रों में 49 संकेतकों में प्रगति के आधार पर रैंकिंग की जा रही है। नीति आयोग ने दिसंबर 2019 में
संवहनीय विकास लक्ष्य एसडीजी भारत में स्टार्टअप संस्कृति का जबरदस्त विकास हुआ है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी ने 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत दिसंबर 2020 तक 40,000 से ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता दी। भारत सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया। इसी के साथ 100 राष्ट्रीय संकेतकों पर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 17 संवहनी विकास लक्ष्यों में प्रगति का पता लगाने के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड भी जारी किया है। भारत ने खास तौर पर एसडीजी 6 का मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे, उसका वो 17 है। तो उन 17 में से जो 6वें नंबर का है वो है स्वच्छ जल और साफ सफाई के मामले में काफी प्रगति की है। वर्ष 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के जरिए 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कर भारत 5 वर्षों में खुले में शौच की समस्या से मुक्त हो गया है। इस अभियान के लिए श्री मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ पर 2019 में ग्लोबल गोलकीपर को के पुरस्कार से सम्मानित किया। 2015 में शुरू किए गए डिजिटल इंडिया अभियान ने डिजिटली तौर पर सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के गठन को सुनिश्चित किया है। ब्रॉडबैंड हाईवे के विकास, सबके लिए मोबाइल संपर्क, सार्वजनिक इंटरनेट कार्यक्रम और ई शासन में काफी प्रगति हुई है। आधार, स्मार्ट सिटीज मिशन, भीम यूपीआई, रुपे, जीएसटी, पहचान संख्या, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और डिजिलॉकर भी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दायरे में आते हैं। भारत नेट विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। इसके जरिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इनमें से लगभग 1.48 लाख कनेक्शन अब तक लगाए जा चुके हैं। भारत का आधार विश्व का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डाटाबेस बन गया है। अब तक लगभग 125 करोड़ आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आधार संख्या को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मतलब डीबीटी योजना से जोड़ दिए जाने से सरकारी स्टूडेंट सरकारी है। सरकारी धन का दुरुपयोग रोकने में काफी मदद मिली है। सरकार ने 2014 में जनधन योजना शुरू की थी। इससे इसके 41.38 करोड़ लाभार्थियों के खातों में कुल 130932.33 करोड़ रुपए जमा हैं। बिल गेट्स ने हाल ही में भारत की समावेशन की नीतियों की सराहना की। उन्होंने यूपीआई और आधार को असाधारण प्रणाली बताया है जिसने गरीबों के बीच धन के वितरण की लागत में काफी कमी आई है। वर्ष 2019 के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार 2006 और 2016 के बीच भारत में 27.1 करोड़ नागरिक गरीबी से बाहर निकले हैं। मुद्रा ऋण योजना की शुरुआत 2015 में की गई जिसके तहत गैर कृषि और गैर कॉरपोरेट सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। इस योजना ने निचले स्तर पर ऋणदाताओं को देश में हर तरह के व्यवसायों को कर्ज देने में सक्षम बनाने में मदद की है। वर्ष 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय समर्थन के रूप में सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए हाल में जो विधेयक पारित किए गए हैं, उनसे किसानों के नए बाजार और प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा। इनसे कृषि क्षेत्र में निवेश लाने और 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने में सहायता मिलेगी। तो अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत की साख में बहुत इजाफा हुआ है। देश को मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारत को जून 2020 में 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 2015 में शुरू किए गए डिजिटल इंडिया अभियान ने डिजिटली तौर पर सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के गठन को सुनिश्चित किया है। ब्रॉडबैंड हाईवे के विकास सबके लिए
मोबाइल संपर्क, सार्वजनिक इंटरनेट कार्यक्रम और ई-शासन में काफ़ी प्रगति हुई है। आधार स्मार्ट सिटीज़ मिशन, भीम यूपीआई, रुपे, जीएसटी, पहचान संख्या, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस और डिजी लॉकर भी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दायरे में आते हैं। निर्वाचित किया गया भारत को जून 2020 में 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया। देश एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। वह 2023 में G20 की मेजबानी करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून 2020 में प्रधानमंत्री को G7 की बैठक में हिस्सा लेने और उसके सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। वह G7 का विस्तार कर इसमें 10 से 11 सदस्यों को शामिल करना चाहते थे। इस समूह का सदस्य बनने से भारत की अपनी अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार करने का मौका मिलेगा। कोविड-19 की वैश्विक महामारी, सीमा पार से आतंकवाद और विश्व बाजार से प्रतिस्पर्धा भारत के सामने मौजूदा समय की कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं। देश इन चुनौतियों का सुविचारित रणनीतियों के ज़रिए सामना कर रहा है। उसने कोविड-19 का सामना विश्व के किसी भी अन्य देश की तुलना में बेहतर ढंग से किया है। देश में कोविड मरीजों के ठीक होने की दर लगभग 95% है। भारत में सभी नागरिकों को टीका देने के बारे में एक योजना पहले से ही तैयार है। विश्व भर में बेचे जाने वाले टीकों का 60% से अधिक हिस्सा भारत में तैयार होता है। बच्चों इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। थैंक यू।